हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल। वेलकम टू स्टडी वॉट। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट और इसके कुछ आइटम्स का ट्रीटमेंट कर लिया था। आई होप आप सब ने इसका फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आज हम करेंगे एक प्रॉपर क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें शेयर होल्डर फंड 2014 का बैलेंस है और 2013 का बैलेंस है। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और सेम एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीबल। नोट टू अकाउंट्स में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, टेंजिबल एसेट्स दे रखा है, इनटेंजिबल एसेट्स दे रखा है। उसके बाद एक इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 24,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 16,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000। तो ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सामने कैश फ्लो का फॉर्मेट ओपन करके रखिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मेट सामने रखिए और जो जो आपको चीज़ें दे रखी है आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें नेट प्रॉफिट है, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, वो भी प्रीवियस ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स। अब अपने क्वेश्चंस में देखिए कि आपके पास नेट प्रॉफिट है और उसमें क्या क्या इन सब में से चीज़ें हैं जिसे आपको ऐड करनी है। तो फटाफट क्वेश्चन पे रिटर्न वापस आते हैं। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसमें आपको क्या लिखना है? सरप्लस। आपने अभी फॉर्मेट देखा था ना कि नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो वहीं पे आप लिखिए सरप्लस। और नोट कैसे करना है? प्रीवियस ईयर मीन्स ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे 2013 का जो बैलेंस दे रखा है वो ओपनिंग बैलेंस है और 2014 का जो बैलेंस दे रखा है वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ओपनिंग कितना है? 2 लाख और क्लोजिंग कितना है? 3 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1 लाख। तो अपने नोट डाउन कर लीजिए 1 लाख। अब अभी हमने क्या देखा था उसके अंदर? डिविडेंड देखा था। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं पर डिविडेंड है, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस, तो इसी के अंदर आगे कहीं डिविडेंड है? कहीं पे डिविडेंड नहीं है। और इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड मीन्स कुछ भी अब यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आपका आ गया? यही रिजर्व एंड सरप्लस क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप फॉर्मेट में देखिए ऐड करना है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन ऐड करना है, गुडविल और ये जो रिटर्न ऑफ हो रही होगी उसको ऐड करना है। तो गुडविल देखिए, गुडविल आपकी कहाँ पे है? गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स में, यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या बताया था? गुडविल रिटर्न ऑफ होगी तो ऑपरेटिंग में आएगी। अगर इंक्रीज हो रही है, कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हो रही है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखकर। 2013 में गुडविल आपकी 1,12,000 था और वही 2014 में कितना हो गया? 40,000। दैट इट मीन्स कि गुडविल आपकी क्या हो रही है? रिटर्न ऑफ हो रही है। अगर यही बैलेंस अगर इंक्रीज होता तो आप किस में शो करते? इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पे गुडविल डिक्रीज हो रही है तो आपको इसका जो डिफरेंस है वो आपको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो आइए फटाफट नोट डाउन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1 लाख डाल दिया है और गुडविल जो उन दोनों का डिफरेंस था तो कितना आया? 72,000। अब गुडविल के बाद क्या नोट करना है? डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे डेप्रिशिएशन है? डेप्रिशिएशन यहाँ पे नीचे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, इसका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। फिर अगर हम नीचे आए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे रखा है कि जो आपका डेप्रिशिएशन है वो 16,000 है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला डेप्रिशिएशन डालें या जो हमारे बैलेंस ये पर्टिकुलर ऑफ अकाउंट के अंदर जो दे रखा है वो वाला डालें। तो जब आपको नोट ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस नोट ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको डेप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है और
अलग से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी क्लियर नहीं है ना कि कौन सा डालें, क्योंकि नोट ऑफ अकाउंट में भी दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे रखा है डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों में से कौन सा डालें, नहीं क्लियर है। तो इस वजह से ये एक तरीके की एडजस्टमेंट है, इसके लिए आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना होगा। अब आप ये देखिए कि जो ये डेप्रिसिएशन लग रहा है वो किस पे लग रहा है, मशीनरी पे लग रहा हुआ है। यहाँ पे भी आपको नॉट इन अकाउंट में दिख रहा होगा मशीनरी पे ये लग रहा है ना यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी इन्होंने क्या लगा रखा है, डेप्रिसिएशन पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है। तो मीन्स किसी एसेट्स पे अगर ये डेप्रिसिएशन लग रहा है तो सबसे पहले आपको उस एसेट्स का अकाउंट बनाना होगा। तो हम पहले मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, देन डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट, इसका वही जो बेसिक फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। आपको पता होगा मशीनरी एक एसेट्स है। तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस है 2013 वाला, वो हम इसके लेफ्ट साइड डालेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, और राइट साइड क्या डालेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी में कितना है, 12,70,000, और बैलेंस बीडी में 10 लाख। अब उन्होंने क्या बोला था, एक मशीनरी थी जिसका प्राइस कितना था, 24,000, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 16,000। तो 24 में से 16 माइनस कर दो, 8,000। अब 8,000 की मशीन कितने में बेच दी, 6,000। तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से 6,000 लिखेंगे, जो हमने सेलिंग प्राइस है। अब 8,000 की मशीन 6,000 में बेच दी है, तो लॉस हुआ है हमें। तो सेम इसी के नीचे क्या लिख देंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000। अब और इसी पे क्या लगा है, डेप्रिसिएशन भी लगा है 16,000 का। तो इसकी भी एंट्री आप राइट साइड में कर दोगे 16,000 से। अब इन सब का टोटल बैलेंसिंग करनी है, तो सबका टोटल करने के बाद कितना आया, 12,94,000। इसमें से आप माइनस करोगे 10,000 का। अब इसके लेफ्ट साइड जो बैलेंस बचा है उसे हम टू बैंक अकाउंट के नाम से डालेंगे परचेज। ये तो नहीं पता था ना कि हमने मशीनरी कितने की परचेज करी, सेल कर दी तो ठीक है, बट ये नहीं मालूम था कि हमने जो हमारे पास जो मशीन है वो हमने कितने की परचेज करी है। तो जो बैलेंस आएगा उसको हम परचेज के नाम से शो करेंगे। मैंने रेड पेन से लिख भी रखा है, 2,94,000। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट बन गया। अब आपने देखा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रहा है, तो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर सेम वही जो बेसिक फॉर्मेट होता है। एसेट्स आपकी जो एसेट्स थी वो आपकी जो इसमें बैलेंस दिखाते हैं वो इधर राइट साइड से टू बैलेंस बीडी दिखाते हैं, बट ये जो डेप्रिसिएशन है एक आपका एक्सपेंस है। तो आप इसकी क्रेडिट साइड से दिखाओगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नोट इन अकाउंट में जो गिवन है वो आप यहाँ लिख दो, और सेम उसका क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी के नाम से। अभी आपने देखा यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000, और किस पे लग रहा है, मशीनरी पे। तो यहाँ बाय है तो यही इधर आके फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 16,000। बैलेंसिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, 2,16,000। इसमें से माइनस करिए 1,50,000। तो बैलेंस कितना आया, 66,000। अब इसको हम दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो बाय डेप्रिसिएशन के अकाउंट के नाम से इसे शो करना है, और फिर हो गया, दोनों अकाउंट बन गए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे बैक ऑन द क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना डाल दिया, 66,000। अब फॉर्मेट में आप देखोगे तो वहाँ पे जितना भी एसेट्स पे लॉस हो रहा था वो भी हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमने मशीनरी सेल करी थी तो हमें कितने हज़ार का लॉस हो रहा था, 2,000 का। तो बस आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 डाल दीजिए। अब इसका टोटल करने के बाद अब आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसका नेक्स्ट क्या था, इसके नेक्स्ट में आपकी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो उसे ऐड करना है, और करंट एसेट्स डिक्रीज होगी तो ऐड होगा। सेम इसका अपोजिट, करंट लाइबिलिटीज आपके डिक्रीज और करंट एसेट्स इंक्रीज, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन पे बैक करते हैं कि हमारी कौन कौन सी करंट, पहले हम ऐड वाला देख लेंगे, मीन्स करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट्स डिक्रीज। तो क्वेश्चन पे बैक करते हैं, करंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं। आपकी करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, अभी हम ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए 13 और 14 में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड पेबल का 13 का बैलेंस है
2,04,000 और 14 का बैलेंस है 1,79,000। इट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है तो ऐड तो नहीं होगा। सेम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 77 का 50,000 बन गया तो ये भी डिक्रीज हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर अब हम आते हैं करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज देख लेते हैं। इन्वेंट्रीज आपकी कितनी हो रही है, 1,21,000 से 129 हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। और हमें अगर अब हमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें डिक्रीज एसेट्स चाहिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवल देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम इसे अभी नहीं लेंगे। तो हमारे पास ऐड करने के लिए कोई सा भी आइटम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं है। अब लेस करेंगे। अब लेस में कौन कौन सी चीज़ें लेस करेंगे, जब आपका करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो और करंट एसेट्स इंक्रीज हो। तो फिर से आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में आपका। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है आपका, 2,04,000 से 1,79,000 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रही है। तो इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2014 और 2013 का दोनों का डिफरेंस लेना है, सेम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का। और उसके बाद आपको सेम इसमें करना है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवल। यहाँ तक क्लियर है? तो देख लीजिए, ट्रेड रिसीवल जो डिफरेंस आया था 27,000 आया, इन्वेंट्रीज का 8,000 और ट्रेड पेबल का 25,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 27,000। इन सब का टोटल किया तो कितना आया, 87,000 माइनस करना है, क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो 2,40,000 में से अगर आप 87,000 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा आपका, 1,53,000। अब इसके नीचे हमें कोई टैक्स तो गिवन नहीं था जो हम इसमें माइनस वगैरह करें, तो बस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पॉजिटिव वैल्यू आई है, इस वजह से हमने फ्रॉम वर्ड यूज़ करा है। अगर नेगेटिव आती तो कौन सा वर्ड यूज़ करते, यूज्ड इन। अब हम इसका बनाते हैं पार्ट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट में आप देखिए, अगर कोई भी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सेल कर रहे हो तो ऐड होगा, परचेज कर रहे हो तो माइनस होगा। गुडविल परचेज हमने करी नहीं थी तो वो तो इसके अंदर आना नहीं है। और रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड देख लेते हैं क्वेश्चन में ये सब गिवन है या नहीं है। अगर होगा तो ऐड कर देंगे। चलिए फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है या नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा तो यहाँ पे है नहीं, कहीं पे भी हमने कि कुछ भी ऐसा फिक्स एसेट है जो हमने सेल करा है या परचेज़ किया। बट जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है कि एक मशीनरी है जिसका कॉस्ट इतना है और उसको हमने सोल्ड कर दिया है 6,000 पे। तो सोल्ड वाला क्या करना था, आपको ऐड करना था। तो आप ये जो सोल्ड है तो सेल ऑफ मशीनरी 6,000 ऐड कर देना। अब परचेज देखना है तो परचेज के लिए याद करिए, अभी हमने एक अकाउंट बनाया था, मशीनरी अकाउंट। उसमें एक जो आपका ये जो लेफ्ट साइड का जो बैलेंस आया था उसको हमने किससे शो करा था, टू परचेज अकाउंट। तो कितना बैलेंस था देख लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है टू बैंक अकाउंट परचेज के नाम से 2,94,000 का बैलेंस हमने शो करा है। तो ये आपका किस में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, और वो भी माइनस में। सेल तो हमने लिख दिया है 6,000 का, बाकी और कोई सी भी एंट्री इसके अंदर से नहीं आएगी। अब अभी हमने देखा था कोई रेंट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय अभी हमें कहीं पे भी रेंट रिसीव्ड और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कुछ भी नहीं दिखा। तो इन्वेस्टिंग में बस इतना ही आना है, तो फटाफट इन्वेस्टिंग रेडी करते हैं। तो परचेस ऑफ मशीनरी माइनस होना है, तो 2,94,000 हमने इसे एक ब्रैकेट में शो कर दिया है। ब्रैकेट मीन्स माइनस, सेल ऑफ मशीनरी 6,000, कुछ और तो आना नहीं था, तो इनका टोटल हमने करा और हमारे पास क्या आ गया, 2,88,000, वो भी नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव का बैलेंस आया तो इस वजह से हमने क्या लिखा है, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसका थर्ड पार्ट चल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन में देख सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे कि फाइनेंस एक्टिविटीज़ में कितनी कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर कोई भी शेयर डिवेंचर्स या लोन टेकन है तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा तो ऐड हो जाएगा,
बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा तो माइनस, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स वो भी माइनस होना है, और डिविडेंड पेड है तो उसको भी क्या कर देना, माइनस, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर अपने क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। शेयर कैपिटल्स, शेयर कैपिटल में आपको दिखाई दे रहा होगा 2013 का इन्होंने कितना दिया है 11 लाख, और 14 का 12 लाख, 1 लाख इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स आपने 1 लाख और ज़्यादा इशू करा है, तो 1 लाख का डिफरेंस आया, तो इशू ऑफ शेयर्स के नाम से आप 1 लाख वहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद कोई डिवेंचर्स है तो हमें कहीं डिवेंचर्स नहीं दिख रहा, ना ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ओपनिंग बैलेंस 1,70,000 और क्लोजिंग 2,40,000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 70,000। तो इसको भी आप क्या कर दोगे 70,000 में फाइनेंसिंग में ऐड कर दोगे। कहीं पे आपने देखा है कि कहीं पेमेंट हो रही है या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। इट मीन्स अब हमारा फाइनेंसिंग भी कंप्लीट हो गया, तो फाइनेंसिंग को भी हम क्या कर देना है अब अकाउंट क्लोज। तो चलिए फाइनेंसिंग को अकाउंट क्लोज करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 70,000, दोनों का टोटल करा 1,70,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है कि जितना भी आपका ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग का जितना भी बैलेंस आया उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अभी आपने देखा हमारा जो आया था इन ऑपरेटिंग का वो कितना आया था 1,53,000, इन्वेस्टिंग का नेगेटिव में 2,88,000, और फाइनेंसिंग का कितना आया 1,70,000। तो इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 35,000 बचा। तो ये 35,000 बचा है वो भी पॉजिटिव में, इसी वजह से हमने क्या लिखा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्या काम करना है आपको, अब जितना भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस था, मीन्स 2013 का जो भी बैलेंस है उसे आप यहाँ पे नोट करना है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट में आपका 1,50,000 का बैलेंस था, अभी क्वेश्चन में आप देख लेना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना है 3,75,000। इन दोनों का टोटल करके हमने यहाँ पे क्या एंट्री कर दी 5,25,000। इन दोनों का टोटल करा है हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 5,60,000। अब हमारा पूरा क्वेश्चन रेडी हो चुका है 5,60,000। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जितना भी काम करा है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया वो सही है या रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 5,60,000। चेक करने के लिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ये देखिए करंट इन्वेस्टमेंट का हमने ओपनिंग डाला था ना वहाँ पे 1,50,000 का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 3,75,000। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, क्लोजिंग कितना है करंट इन्वेस्टमेंट का 2,40,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 3,20,000। जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास 5,60,000 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने जितना भी क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, जो आपने कैश फ्लो बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है। तो क्या करना है, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको कंपेयर करना है क्लोजिंग बैलेंस से, वो भी किसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो क्लास आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और घर पे प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस और प्रिपेयर करिए। ये थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।